वेट करिए, the topic mode of data transferring, various mode of data transferring from IO devices to processor. जैसा कि हम लोग को पता है कि प्रोसेस सिस्टम के अंदर प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल डिवाइसेस, मेमोरी, ये सारी चीजें होती हैं। और डेटा आपका ट्रांसफर किया जाता है मेमोरी से प्रोसेसर के बीच में। तो कई सारे तरीके होते हैं। तो देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम प्रोसेसर टू मेमोरी। 3 तरीके होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू प्रोसेसर और आईओ डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर किया जाता है। हम लोग यहाँ पे अगेन ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किन किन तरीकों से, किन किन मेथड्स से बार बार हम लोग सुनते आ रहे हैं कि डेटा ट्रांसफर किया जाता है मेमोरी से आईओ डिवाइसेस के बीच में, आईओ डिवाइसेस से प्रोसेसर के बीच में। तो कौन से तरीके सीपीयू अपनाता है। तो मोड्स ऑफ ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफरिंग का मीनिंग क्या है कि हियर वी डिस्कस द how many ways, how many methods described to transfer the data from IO devices to the processor. So there are 3 modes, 3 methods for transferring data from CPU. Here CPU we discuss the processor, from processor or CPU to the IO devices, input output devices. Input output devices और processor के बीच में 3 मेथड होते हैं डेटा ट्रांसफर करने के। 3 मोड्स होते हैं। तो पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं प्रोग्राम आईओ, सेकंड इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ या इंटरप्ट ड्रिवन आईओ कहीं पे लिखा हुआ है। तो प्रोग्राम्ड आईओ, आईओ मीनिंग है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, प्रोग्राम्ड आईओ, इनपुट इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए, इसको इंडिविजुअली पूछा जाता है। ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये नेक्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट यूनिट में ये अगेन आपको मिलेगा। आर्किटेक्चर का एक मेन पार्ट है ये। प्रोग्राम आईओ, इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, these 3 methods are described for transferring the data from IO devices to processor. ओके, तो फर्स्ट एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। आज हम लोग प्रोग्राम्ड आईओ और इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ को देखेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, और कल नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को डिटेल में देखेंगे। क्योंकि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस अगेन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा from IO devices to processor, which is used in most modern computers. First we discuss the programmed IO. What is the programmed IO? Programmed IO नाम से ही है, अभी तक हम लोग को ये क्लियर हो गया है कि हमारा एक तरफ प्रोसेसर, एक तरफ आईओ डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो प्रोसेसर और आईओ डिवाइस मतलब क्या है? अब यहाँ पे हम किसी भी पेरिफेरल का नाम नहीं दे रहे हैं। हम ये आपको नहीं कह रहे हैं कि कीबोर्ड से, माउस से, प्रिंटर से और स्कैनर से, कहीं से भी, किसी भी आईओ डिवाइस से, इनपुट आउटपुट डिवाइस से अगर डेटा ट्रांसफर करना है प्रोसेसर को, तो ये मेथड अप्लाई किया जाता है। तो कोई भी आईओ डिवाइस हो, आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है या पेन ड्राइव या कुछ भी हो सकता है, कोई भी आईओ डिवाइस, तो वो आईओ डिवाइस, हर आईओ डिवाइस का पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होता है। एक ऐसा हार्डवेयर इक्विपमेंट which store the software which known as a driver आप जानते हैं, ड्राइवर इज अ सॉफ्टवेयर which मैनेज द पर्टिकुलर हार्डवेयर। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है जो कि उस इनपुट डिवाइस से डेटा लेता है, उसको कन्वर्ट करता है और आगे प्रोसेसर को भेजता है। तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो लगे हुए हैं, वेरियस सिस्टम के अंदर बहुत सारे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होते हैं। प्रिंटर के लिए अलग है, मॉनिटर के लिए अलग है, स्कैनर के लिए अलग है, कीबोर्ड के लिए अलग है, माउस के लिए अलग है, मतलब सबके सब डिवाइस के लिए कुछ ना कुछ ड्राइवर लगाओ, कुछ ना कुछ मॉड्यूल लगाओ जो कि इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली कीबोर्ड से। क्योंकि हम लोग देखिए कीबोर्ड का, जैसे आपको सिंपल एग्जांपल है, कीबोर्ड को अगर आप अटैच करना होता है तो कभी कीबोर्ड के वायर को माउस के वायर में, माउस के पोर्ट पे लगा के देखिए काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम के मदरबोर्ड पे ईच एंड एवरी पोर्ट इज प्री डिफाइंड। हर एक पोर्ट डिफाइंड है, उसका मॉड्यूल डिफाइंड है, उसका पोर्ट मतलब द पॉइंट विच आर कनेक्टेड टू द सिस्टम, जहां से हम कनेक्ट करते हैं मदरबोर्ड पे। तो मदरबोर्ड पे हर पॉइंट जो है वो प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड।
और इस प्री डिफाइन में जो आपका पोर्ट है, उसी पे जब आप उस स्लॉट पे या पोर्ट पे डिवाइस लगाओगे तभी वर्क करेगा, क्योंकि वही उसी पोर्ट पे के थ्रू ड्राइवर इनेबल होते हैं, उसी पोर्ट के थ्रू आपका मॉड्यूल इनेबल होता है और वो वर्क करता है। तो प्रोग्राम आईओ जो है आपका, प्रोग्राम आईओ सिंपल जो है, इस मेथड में हम लोग समझते हैं। अब ज़्यादा डिटेल में तो वर्किंग पे नहीं जाते हैं, तो हो नहीं पाएगा। प्रोग्राम यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया कि हम लोग यहाँ पे ये बात करने जा रहे हैं कि वो सारे तरीके जो प्रोसेसर अपनाता है अलग अलग आईओ डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा को लेने के लिए या डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। इनपुट डिवाइस से डेटा रीड किया जाएगा, फेच किया जाएगा, और आउटपुट डिवाइस पे डेटा सेंड किया जाएगा, राइट किया जाएगा, दो ही चीजें। तो अगर प्रोग्राम्ड आईओ मेथड यूज कर रहा है प्रोसेसर, तो इसके अंदर क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है प्रोग्राम्ड आईओ। Here we certain programs are built in, कुछ predefined program is the collection of instructions, कई सारे प्रोग्राम प्रीडिफाइंड होते हैं, और ये प्रीडिफाइंड प्रोग्राम, इन प्रोग्राम का यूज करके डेटा ट्रांसफर इनिशिएट किया जाता है प्रोसेसर के द्वारा आईओ डिवाइस पे। कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस जो होती है वो इन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाती है और उसके थ्रू वो रन करती है। जैसे कि ये पुराना मेथड है, पहले के सिस्टम में यूज होता था कि कोई भी आप डिवाइस लगाते थे तो उस डिवाइस का पहले आज भी कुछ डिवाइसेस में यूज होता है, प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, सिस्टम प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। तो जब भी कोई पर्टिकुलर हार्डवेयर से रिक्वेस्ट लेनी होती है तो उस हार्डवेयर का प्रोग्राम मेन मेमोरी में रन किया जाता है, उस हार्डवेयर का प्रोग्राम मेन मेमोरी में रन किया जाता है। In this move, the data transfer is initiated by the instruction written on the computer program. सिस्टम के अंदर हमें प्रोग्राम इकट्ठा करने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं, और जब कोई हार्डवेयर रिक्वेस्ट चाहता है तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जो उससे एसोसिएटेड है, उस पर्टिकुलर हार्डवेयर से उस प्रोग्राम को रन किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। किस कौन एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है, या हम कह सकते हैं उस प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया जाता है, क्योंकि हर चीज रन करने के लिए मेमोरी में से लाना ही पड़ता है। अब इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, एज वी नो प्रोग्राम इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे कमांड का इंस्ट्रक्शन कमांड का ग्रुप होता है, कई सारे इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखे जाते हैं और जो कि रन करेंगे और कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे वो इनपुट आउटपुट से इनपुट लेने के लिए वो इंस्ट्रक्शन रहते हैं, कुछ खास तरीके के कमांड लिखे जाते हैं जो सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग में यूज किया। तो एन इनपुट इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड टू स्टोर द डेटा फ्रॉम द डिवाइस टू द सीपीयू and store instruction is required to transfer the data from CPU to device. इसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम, जो प्रोग्राम इस खास तरीके का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में कुछ इनपुट कमांड होते हैं जो कि इनपुट डिवाइसेस से डेटा को फेच करने के काम आते हैं, और कुछ आउटपुट कमांड होते हैं जो कि प्रोसेसर के रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाने के काम आते हैं, रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आते हैं। तो ये इनपुट और आउटपुट कमांड्स का एक ग्रुप होता है प्रोग्राम, और वो रन करता है उस प्रोग्राम में, वो रन कर। डेटा ट्रांसफर थ्रू दिस मोड रिक्वायर कांस्टेंट मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ये जो मेथड है इसमें हर कोई डिवाइस, जितनी भी डिवाइसेस लगी हुई, अगर उसको रिक्वेस्ट भेजनी है तो प्रोसेसर को वो प्रोग्राम रन करना ही पड़ेगा, तो रैम में रखना ही पड़ेगा। तो प्रोसेसर को एक एक्स्ट्रा हेडेक आ जाती है कि वो प्रोग्राम को रैम में हमेशा, जैसे 10 पेरिफेरल लगे आपको, तो 10 के प्रोग्राम कंटिन्यूअस रन करेंगे, भाई कब इनपुट आ जाए कब आउटपुट आ जाए ये तो पता नहीं है भाई। किसी समय कभी भी तो आप कीबोर्ड या माउस प्रेस कर सकते हैं, कभी भी हार्ड डिस्क से डेटा आ सकता है, कभी भी मॉनिटर से जा सकता है, तो कंटिन्यूअस वो प्रोग्राम रैम में स्टोर रहता है। तो रैम में स्टोर अगर रहेगा तो रैम की जगह लेगा, प्राइमरी मेमोरी का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब प्राइमरी मेमोरी भी तो लिमिटेड है, अगर उसमें इतने सारे पेरिफेरल के प्रोग्राम रख दिए जाएंगे तो बाकी का काम कैसे होगा, और सारे काम कैसे होंगे, यूजर का प्रोग्राम कैसे रन करेगा, यूजर का डेटा कैसे रन करेगा, सिस्टम का डेटा कैसे रन करेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि प्रोग्राम आईओ की मेथड के अंदर हर एक डिवाइस का, जितने भी आईओ पेरिफेरल लगे हुए, डिवाइसेस लगी हुई हैं, सबका प्रोग्राम रैम में कंटिन्यूअस स्टोर रहता है, रैम स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। और साथ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि
In this mode, constant monitoring of the peripheral devices by the CPU also monitor the possibility of a new transfer once transfer has been initiated. मतलब कि प्रोसेसर कंटिन्यूअसली लगातार उस प्रोग्राम को सिस्टम ऑन करने के बाद जितने भी डिवाइसेस लगी हुई हैं, आईओ डिवाइसेस लगी हुई, सबका प्रोग्राम लोड कर लेता है रैम के, क्योंकि पता नहीं किस डिवाइस से कौन सा इनपुट आ जाए, कौन सा आउटपुट देना पड़ जाए। तो सारे पेरिफेरल, मान लिया 20 पेरिफेरल लगे हुए हैं, 20 प्रोग्राम। अब प्रोग्राम छोटे तो होंगे नहीं, बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, कई सारे टास्क, तो ये सारे प्रोग्राम रैम में आ जाते हैं, लोड हो जाते हैं इस तरीके, इस मेथड के अंदर। और साथ में प्रोसेसर को लगातार इन प्रोग्राम को ट्रैक करना पड़ता है, लगातार इन प्रोग्राम को, इन डिवाइसेस को ट्रैक करना पड़ता है। क्यों ट्रैक करना पड़ता है? क्योंकि कभी भी किस डिवाइस से कौन सा इनपुट आ जाए, कौन सा आउटपुट देना पड़ जाए, ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग एक एक्स्ट्रा वर्क इंक्लूड कर देती है प्रोसेसर के लिए। प्रोसेसर के पास एक एक्स्ट्रा काम आ जाता है कि वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है हर डिवाइस को। और दूसरा ड्रॉबैक क्या दिखाई पड़ रहा है कि रैम के अंदर वो सारे प्रोग्राम हमेशा लोड हो गए। तो पहली बात तो स्पेस चली गई, और दूसरी चीज क्या है कि आपका जो वो मॉनिटरिंग, एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग जो है, कांस्टेंट मॉनिटरिंग, दिस जॉब इज डन बाय प्रोसेसर कंटिन्यूअस। तो प्रोसेसर को अपना समय जो है एक अननेसेसरी वर्क के लिए देना पड़ रहा है। अननेसेसरी वर्क ही है भाई, सारे डिवाइसेस एक बार में तो इनपुट देती नहीं है और एक बार में आउटपुट देती नहीं है, तो उसको कांस्टेंट विजिट करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया। दूसरी चीज क्या है कि जो भी डिवाइसेस होती हैं, वो हर एक डिवाइस, हम लोगों को पता है ये कि जो हार्डवेयर होते हैं वो स्लो स्पीड के होते हैं। प्रिंटर अपनी स्पीड से काम करता है, कीबोर्ड अपनी स्पीड से काम करता है, मॉनिटर अपनी स्पीड से काम करता है, माउस अपनी स्पीड से इनपुट लेता है। मतलब हर डिवाइस जो है अपनी अलग अलग स्पीड से डेटा एक्सेस करता है, ऐसा होता है जो रियल है। दूसरी चीज क्या है कि हर डिवाइस का अपना अपना फॉर्मेट है, कोई मैग्नेटिक वे में रन कर रहा है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे में रन कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल वे में रन कर रहा है, कोई अलग अलग तरीके, मतलब डिफरेंट डिवाइसेस डिफरेंट मेथोलॉजी से रन करती है। तो इतना वर्सेटाइल आईओ डिवाइस है और इतना स्लो इस आईओ डिवाइस है, और प्रोसेसर इतना तेज फास्ट गीगाहर्ट्ज में रन करता है। तो प्रोसेसर का टाइम कंज्यूम कर लिया उसने, प्रोसेसर का टाइम कंज्यूम करने के साथ मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लिया, दूसरा ड्रॉबैक। और तीसरा ड्रॉबैक कि प्रोसेसर को अननेसेसरी वेट करना पड़ रहा है, बहुत तेज है लेकिन वो वेट कर रहा है आईओ डिवाइस। तो इन सब ड्रॉबैक की वजह से कई सारे प्रोसेसर का, इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस मेथड के अंदर प्रोग्राम आईओ में क्या है, पहली बात तो प्राइमरी मेमोरी की जगह ऑक्यूपाई होती है, जितने भी पेरिफेरल सारे डिवाइसेस के प्रोग्राम लोड रहते हैं। दूसरी चीज क्या है कि प्रोसेसर कंटिन्यूअस कांस्टेंट मॉनिटरिंग करता रहता है हर डिवाइस को, जिससे कि उसको कभी भी कोई इनपुट आए तो पता चल जाए। तीसरी चीज क्या है कि प्रोसेसर का टाइम कंज्यूम होता है, प्रोसेसर का टाइम वेस्ट होता है, कह सकते हैं प्रोसेसर वेस्ट इज प्रोसेस टाइम, क्योंकि प्रोसेसर के पास बहुत सारे काम है और उसके लिए एक अननेसेसरी वर्क मॉनिटरिंग का और वेटिंग का हो जाता है। तो इससे जो वे प्रोसेसर का जो सीपीयू साइकिल कह सकते हैं, एग्जीक्यूशन साइकिल है, वो वेस्ट होता है। और जितना बिजी होने के बावजूद भी इस मेथड के अंदर वो अपना प्रोसेस टाइम वेस्ट करता है और वो स्लो हो जाता है। तो ये सारे ड्रॉबैक जो हैं वो इस मेथड में आ रहे हैं। इस ड्रॉबैक को दूर करना ही पड़ा, आगे चल के सिस्टम नए हुए, सिस्टम में एक नया तरीका लाया। हाँ हाँ बोलिए ना, कोई कुछ Sir, what is the meaning of peripheral? क्या चीज पढ़ो Sir, what is the meaning of peripheral? पेरिफेरल, ओके गुड। पेरिफेरल मीन डिवाइसेस, जो आपकी हार्डवेयर, पेरिफेरल मतलब होता है जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जो अटैच हो सकती हैं, कुछ डायरेक्टली अटैच रहती हैं सिस्टम के अंदर और कुछ आप आउटसाइड से लगाते हो, प्लग एंड प्ले डिवाइस। तो इन सबको कंबाइंड रूप से पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं, ठीक है, गुड। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई कि इसमें इतनी सारी दिक्कतें आ गई, ओके। तो अब नया मेथड एक आया, यही दो मेथड हम लोग आप आज देख कंपेयर करेंगे, अभी आपको फिर से कम जाएगा। दूसरा मेथड आया इंटरप्ट इनिशिएटेड चाहिए। इंटरप्ट हम लोग
जान, इसीलिए मैंने इंटरप्ट पहले बताया था आपको। इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ क्या है कि इस तरीके के अंदर, पहले मेथड में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारा टाइम लॉस हो रहा है, तो इंटरप्ट जनरेट किए जाते हैं। यहाँ पे हम लोग इंटरप्ट एक टेक्नोलॉजी आ गई, जो हम लोग जो एक सिग्नल दिए जाते हैं, तो इस जब ये दिस मोड ऑफ ट्रांसफर uses the interrupt facility and special commands to inform the interface to issue the interrupt command when data becomes available and interface ready to the data। इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से सोचिएगा। अभी आप पिछले ड्रॉबैक को देखिए, सारा प्रोग्राम रैम में स्टोर है, प्रोसेसर कंटिन्यूअस विजिट कर रहा है, ट्रैक कर रहा है सारे डिवाइसेस के लिए, तो वो प्रोसेसर का टाइम कंज्यूम हो रहा है। इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। चेंज क्या किया गया कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उन सबका प्रोग्राम एक साथ मत रखो, सबके प्रोग्राम रैम में मत रखिए। उन्होंने क्या किया, सारे प्रोग्राम हार्ड डिस्क में रख दिए, सेकेंडरी स्टोरेज में रख दिए। अब करना क्या है, होता क्या है कि इसमें जितने भी डिवाइसेस होती हैं, जिन डिवाइस को रिक्वेस्ट देनी होती है, इनपुट देना होता है, आउटपुट लेना होता है, तो करता क्या है कि वो रिक्वेस्ट जनरेट करता है, इंटरप्ट जनरेट करता है। उस रिक्वेस्ट को INTR, इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल बोलते हैं। और वो एक तरह से रिक्वेस्ट किसको दी जाती है, प्रोसेसर को दी जाती है। और प्रोसेसर इन सारी इंटरप्ट को मैनेज करता है, उनकी प्रायोरिटी को सेट करता है, और जो इंटरप्ट आया हुआ है उसके पास, उस इंटरप्ट को हैंडल करता है। तो एक इसमें फायदा क्या हो गया, इसमें फायदा ये हो गया प्रोसेसर को कंटिन्यू विजिट नहीं करना पड़ा, वो ध्यान नहीं उसमें, मतलब कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग खत्म हो गई। अब वो अपना काम कर रहा है प्रोसेसर, जो भी वर्क उसको दिया गया। उसका वर्क कब आता है, जब कोई भी इंटरप्ट जनरेट होता है। इंटरप्ट जनरेट होता है तो वो क्या करेगा भाई, इंटरप्ट को हैंडल करेगा, रिक्वेस्ट। और इंटरप्ट हैंडल कैसे किया जाता है कि जो प्रोसेसर काम कर रहा है उस वर्क को कहीं सेव कर लेता है, उसको कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। तो वो सेव कर लेता है, जो जिसके लिए इंटरप्ट आया है वो इंटरप्ट एग्जीक्यूट कर देता है, रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है, फिर अपना पुराना काम रिज्यूम कर लेता है। तो मतलब कि कोई एक्स्ट्रा वर्क अगर आ जाता है इंटरप्ट के फॉर्मेट में, तो उसको हैंडल कर लेता है, उसको एग्जीक्यूट करवा देता है, और बाकी फिर बाद में अपना काम कंटिन्यू कर देता है। तो इन प्रोसेसर का टाइम बच गया। प्रोसेसर कंटिन्यू कांस्टेंट मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है, वो जब उसकी रिक्वेस्ट आ रही है तभी उसको वो फुलफिल कर रहा है, बाकी समय में वो अपना वर्क कर रहा है। तो हमने दो काम किए, पहली बात तो रैम स्पेस बचा ली, दूसरी चीज क्या की कि हमने प्रोसेसर का कांस्टेंट मॉनिटरिंग का टाइम बचा लिया। ओके, तो इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ के अंदर क्या है कि कुछ स्पेशल कमांड जो होते हैं, जैसे INTR है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट है, इंटरप्ट इनेबल, इंटरप्ट डिसेबल, ये सारी चीज। और एक एक्स्ट्रा मेथड लगाना पड़ता है जो कि इंटरप्ट को हैंडल करे, मॉनिटर करे, इंटरप्ट को जनरेट करे, थोड़ा सा हार्डवेयर लगाना पड़ता है। तो CPU क्या करता है कि केवल पूरे सबको नहीं चेक करेगा, वो केवल इंटरप्ट को चेक करेगा कि इंटरप्ट आया है कि नहीं आया। अगर इंटरप्ट आया है तो फिर वो उसको हैंडल करेगा, नहीं आया है तो अपना काम करता रहेगा। ओके, तो इंटरप्ट आता कर रहा है, जैसे कीबोर्ड से आपने कोई कुछ प्रेस कर दिया, तो ये जो जैसे ही मैंने प्रेस किया तुरंत इंटरप्ट प्रोसेसर के पास पहुंच गया और उसने इसको हैंडल कर लिया। या कोई चीज हुई है तो प्रिंटर से कुछ आया तो, या मॉनिटर से पे कुछ किया, तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट दी जाएगी और रिक्वेस्ट फुलफिल करके प्रोसेसर काम करेगा। तो प्रोसेसर का कांस्टेंट जो मॉनिटरिंग है वो बच गया, और सिस्टम में रैम का जो टाइम स्पेस बच गया। ओके, तो अब ये हम आपके पास कुछ पॉइंट लेके आए हैं कि जिसमें आप ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप दोनों मेथड को आप कंपेयर कर लीजिए, प्रोग्राम्ड आईओ और इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ में क्या है, क्या डिफरेंस है। इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ का ड्रॉबैक मैं कल बता दूंगा, और उसी हिसाब से डीएम में बता दूंगा। तो प्रोग्राम्ड आईओ, इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ हम लोग देखा हुआ है। इसके पॉइंट को हम लोग कंपेयर करते हैं कि करके समझते हैं कंपैरिजन। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि डेटा ट्रांसफर इज इनिशिएटेड बाय द मींस ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्राम्ड आईओ वो मेथड है डेटा ट्रांसफर का जिसमें हर प्रोग्राम का, हर आईओ डिवाइस का प्रोग्राम स्टोर रहता है, और वो प्रोग्राम जो होता है वो रिक्वेस्ट को जनरेट करता है, अपना काम करवाता है, आईओ से डेटा ट्रांसफर करवाता है। ये प्रोग्राम आईओ में होता था। इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी अगर आईओ डिवाइस को अपना वर्क करवाना है, डेटा ट्रांसफर करवाना है, तो वो इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करता है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट करता है, और वो रिक्वेस्ट प्रोसेसर के पास जाती है, तभी वो उसको हैंडल करता है। ये डिफरेंस हो गया पहला वाला। दूसरा डिफरेंस क्या लिखा हुआ है प्रोग्राम्ड आईओ के अंदर, the CPU stays in the loop to know if the device is ready for the transfer and is to continuously monitor the processor device। कि प्रोसेसर जो होता है, CPU या प्रोसेसर कंटिन्यूअस मॉनिटर कर रहा है, हमेशा लगातार लगा हुआ है कि दिख रहा है प्रोग्राम को, क्योंकि सारे प्रोग्राम रैम में,
और सारे प्रोग्राम रैम में है तो सबको देख रहा है, कहीं से तो कुछ रिक्वेस्ट तो नहीं आ गई, तो प्रोसेसर कंटिन्यूअस कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा है किसमें, प्रोग्राम आईओ के अंदर। इन इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ में क्या हो रहा है, प्रोसेसर को देयर इज नो नीड फॉर प्रोसेसर टू स्टे इन द लूप ऑफ इंटरप्ट कमांड। इंटरप्ट मतलब कि प्रोसेसर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो हमेशा देखे आईओ डिवाइस, मॉनिटर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो केवल इंटरप्ट को मॉनिटर करेगा। इंटरप्ट आया हैंडल करो, नहीं आया तो अपना काम करो। तो इंटरप्ट इस वाले मेथड के अंदर प्रोसेसर कंस्टेंट मॉनिटर नहीं करता है। थर्ड मेथड देखिए, इसमें सारी चीजें मिल जाएंगी आपको प्रोग्राम आईओ के अंदर। This leads to the wastage of the CPU cycle as the CPU remains busy needlessly of this efficiently। इस मेथड के अंदर प्रोसेसर अननेसेसरी तरीके से टाइम वेस्टेज होता है, उसका सीपीयू साइकिल वेस्ट होता है, क्योंकि वो कांस्टेंट मॉनिटर करता रहता है, अपना मेन काम छोड़ के वो केवल इसमें लगा हुआ है, इसको देख रहा है कि एक एक्स्ट्रा बर्डन लगा हुआ है कि सबको चेक करो, तो इससे उसका टाइम कंज्यूम होता है। इंटरप्ट वाले में क्या होता है, CPU cycles are not wasted as CPU continues with the other work during this time। इसमें किसी भी तरह का CPU साइकिल वेस्टेज नहीं होता है, इसको अननेसेसरी वेट नहीं करना पड़ता, अननेसेसरी मॉनिटर नहीं करना पड़ता, केवल तभी वो इंटरवेंशन देता है जब इंटरप्ट जनरेट किया जाता है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है प्रोग्राम आईओ के अंदर, CPU cannot do any work until the transfer is complete as it has to stay in the loop to the continuous monitoring of it device। कि किसी भी पेरिफेरल डिवाइस से जब तक डेटा ट्रांसफर नहीं हो जाएगा तब तक प्रोसेसर कुछ नहीं कर सकता है। प्रोसेसर को कंटिन्यूअस उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, और जब तक वो बिजी उसमें अलॉटेड रहेगा जब तक वो काम खत्म नहीं हो जाएगा। मतलब वो आईओ डिवाइस प्रोसेसर को कैप्चर कर लेती है एक तरह का कहा जाता है। इसमें क्या होता है, CPU can do any other work until it is interrupted from the command indicator। इसमें क्या है कि प्रोसेसर अपना अलग कोई काम कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, वो तभी उसमें इंटरवेंशन देगा, तभी इन्वॉल्व होगा जब इंटरप्ट आएगा, तभी इन्वॉल्व होगा जब इंटरप्ट आएगा। तो टाइमिंग बच गई, इसमें वेस्टेज ऑफ CPU साइकिल बच गया। नेक्स्ट क्या है, इट्स मॉड्यूल टू ट्रीटेड एज स्लो मॉड्यूल। अब प्रोग्राम आईओ अगर आप वर्क कर रहे हैं तो सिस्टम चाहे जितना आप महंगा प्रोसेसर लगा लीजिए वो स्लो रहेगा, क्योंकि वो अपना सारा का सारा टाइम तो डिवाइसेस को लगाने में लगा दे रहा है। और पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं, आईओ डिवाइसेस जो होती हैं, उनकी संख्या तो अनलिमिटेड होती है। अब अपने लैपटॉप के अंदर कई सारी चीज लगाते हैं, मॉनिटर भी लगाते हैं, कीबोर्ड लगाते हैं, माउस लगाते हैं, प्रिंटर लगाते हैं, स्कैनर लगाते हैं, हेडफोन लगाते हैं, जॉयस्टिक लगाते हैं, मल्टीपल डजन्स ऑफ डिवाइसेस इंक्लूडेड इन द सिस्टम। तो इतनी सारी डिवाइसेस अगर आप नीड के अकॉर्डिंग लगाते हैं, जितनी डिवाइसेस उतने प्रोग्राम, तो प्रोसेसर स्लो हो जाएगा चाहे जितना फास्ट हो। इसमें क्या है, इट्स मॉड्यूल फास्टर, इसका जो मॉड्यूल है प्रोसेसर फास्टर होता है, क्योंकि उसका काफी समय बच जाता है, केवल वो इंटरप्ट के समय ही इन्वॉल्व होता है, बाकी समय अपना काम करता है। तो इसमें जो है वो टाइमिंग बच रही है एज कम्पेयर टू प्रोग्राम आईओ। यहाँ पे कंपेरिजन प्रोग्राम आईओ से किया जा रहा है, नेक्स्ट टेक्निक से नहीं किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट, इट इज क्वाइट इजी टू प्रोग्राम एंड अंडरस्टैंड। एक फायदा है कि अगर प्रोग्राम आईओ आप यूज कर रहे हैं तो उसमें प्रोग्राम जो होते हैं, इंस्ट्रक्शन कमांड होते हैं, सिस्टम लेवल प्रोग्राम होते हैं। सिस्टम प्रोग्रामर उसको चेंज कर सकता है, हैंडल कर सकता है, मैनेज कर सकता है। कमांड अपडेटेबल होते हैं तो उसको आसानी से जो प्रोग्रामर है वो अपडेट कर सकता है। ये फायदा है प्रोग्राम आईओ के अंदर कि जितने प्रोग्राम होते हैं वो चेंज करके उसमें हम अपडेट कर सकते हैं, जो सिस्टम प्रोग्राम होता है। इसमें क्या होता है, इट कैन बी ट्रिकी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। अब इंटरप्ट ड्रिवन आईओ के अंदर अपडेट पॉसिबल नहीं है। जो इंटरप्ट पहले से बने हुए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्री डिफाइंड इंटरप्ट हैं, उन्हीं प्री डिफाइंड इंटरप्ट को ही हम यूज कर पाएंगे, नया इंटरप्ट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो बिट लेवल प्रोग्रामिंग होती है, बाइनरी लेवल प्रोग्रामिंग होती है, सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग होती है, वो आसान नहीं है। वो सिस्टम पे पहले से ही चिप लेवल पे बनाई जाती है, उसको आसानी से मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम इंटरप्ट जो है वो बनाना आसान नहीं, ये प्रॉब्लम है इसमें। इसके बाद क्या है कि प्रोग्राम आईओ द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम इज सीवियरली डिग्रेडेड। प्रोग्राम आईओ में सिस्टम की परफॉर्मेंस ओवरऑल रिड्यूस हो जाती है, स्लो हो जाएगा सिस्टम, वर्क नहीं करेगा,
जितनी ज़्यादा डिवाइसेस लगाओगे उतना आपका सिस्टम स्लो होता जाएगा, हैंग होता जाएगा प्रोग्राम राइट का। क्यों हो रहा है? क्योंकि रैम में जितनी डिवाइसेस लग रही है उसका प्रोग्राम वहाँ पे आ जा रहा है, रैम के अंदर कॉपी हो जा रहा है, और प्रोग्राम आने के साथ साथ वो कंटिन्यूअसली सस्टेन्ड है, रुका हुआ है वहाँ पे जब तक पावर ऑफ नहीं हो जाएगा, क्योंकि पावर ऑन के समय सारी पेरिफेरल चेक हुए, और जैसे ही चेक हुए सारे प्रोग्राम रैम में लोड हो गए, और जैसे ही पावर ऑन होगा तब खाली होगा। तो रैम में कंटिन्यूअसली सारे प्रोग्राम स्टोर रहते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली जब आपका रैम खाली नहीं होगा तो आपका बाकी सारा काम नहीं होगा और परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, द परफॉर्मेंस सिस्टम इज एनहांस्ड टू सम एक्सटेंट। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रोग्राम सब नहीं आएंगे, जो जिसको इंटरप्ट जनरेट करना होगा, जिसको रिक्वेस्ट देनी होगी, वही प्रोग्राम लाया जाएगा, उसी को एग्जीक्यूट किया जाएगा, बाकी सब सेकेंडरी स्टोरेज में आराम से बैठे रहेंगे। तो इस तरह से ये दोनों के कंपेयर का आपका आर्किटेक्चर प्रोग्राम आईओ, इंटरप्ट ड्रिवन आईओ, which are the two methods for transferring the data from a processor to IO devices or a peripheral devices. Okay. Next, इसके मैं ड्रॉबैक को बता दे रहा हूँ इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ को, क्योंकि जब मेथड 3 है तो हर एक मेथड में कुछ डिसएडवांटेज होता, तभी नया मेथड आया हुआ है। प्रोग्राम आईओ में कुछ डिसएडवांटेज मैंने बताया अभी, रैम ऑक्यूपाई करना, कंटिन्यूअस सीपीयू मॉनिटरिंग, वेस्टेज ऑफ द सीपीयू साइकिल, ये सब डिसएडवांटेज हैं प्रोग्राम आईओ के। तो इंटरप्ट ड्रिवन आईओ के क्या डिसएडवांटेज हैं, इसके बाद नेक्स्ट मेथड हम लोग नेक्स्ट कल देखेंगे। तो इंटरप्ट ड्रिवन आईओ के ये डिसएडवांटेज हैं कि जितने, अब जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस इंटरप्ट दे रही हैं, ओके, तो एक समय ऐसा आता है कि कई सारी पेरिफेरल लगे हुए हैं, अब कीबोर्ड है, माउस है, ये तो कंटिन्यूअस इनपुट देता है, हमेशा इनपुट देता है। आपने एक कैरेक्टर प्रेस किया, इंटरप्ट जनरेट हो गया, दूसरा किया, फिर इंटरप्ट जनरेट हो गया, मतलब तो हम लोग एक दो कैरेक्टर तो प्रेस करते नहीं, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो जितनी बार करेंगे उतना बार इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा। पर माउस भी कई सारा यूज होता है, प्रिंटर, मतलब कि एक पेरिफेरल डिवाइस है, मल्टीपल टाइम यूज होती है, तो इंटरप्ट की संख्या भी बढ़ने लगी धीरे धीरे करके। डिवाइसेस जब यूज होने लगी तो इंटरप्ट की संख्या भी बढ़ने लगी, इसीलिए इंटरप्ट का एक पूल बन गया, जॉब पूल। अब इस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए प्रायोरिटी सेट करना, मैनेज करना, इनेबल डिसेबल करना, मास्किंग सेट करना, नॉन मास्किंग सेट करना, एक एक्स्ट्रा बर्डन अगेन आ गया प्रोसेसर के पास में कि इंटरप्ट को मैनेज करो। तो अब करेगा प्रोसेसर कि जो अपना टाइम बचा रहा था, उसी चक्कर में एक नया और आ गया कि इस अपना इंटरप्ट को हैंडल करने का एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया प्रोसेसर के पास में। तो ये एक ड्रॉबैक आ गया कि एज द डिवाइसेस इंक्रीजेस, द इंटरप्ट जो प्रोसेस, इंटरप्ट हैंडलिंग की प्रोसेस है, इंटरप्ट मैनेजमेंट की प्रोसेस है, वो इंक्रीज करने लगी है। तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए नेक्स्ट मेथड हम लोग जब आगे देखेंगे तो वो यूज होगा। इसमें प्रोसेसर का जो ये इंटरप्ट हैंडलिंग का काम है वो कोई और बांट लेगा, और एक और डिवाइस लगाई जाएगी जिसको हम लोग डीएमए कहेंगे, और वो कैसे वर्क करेगा वो नेक्स्ट में देखते हैं। तो इंटरप्ट ड्रिवन में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आपका जो प्रोसेसर था, जब कई सारे डिवाइसेस आने लगी तो इंटरप्ट आपकी बढ़ने लगी। तो इंटरप्ट को मैनेज करना, प्रायोरिटी सेट करना, मास्किंग नॉन मास्किंग करना, डिसेबल इनेबल करना, ये एक एक्स्ट्रा मैनेजमेंट आ गया, और अगेन प्रोसेसर का टाइम कंज्यूम होने लगा। और प्रोसेसर का टाइम कंज्यूम हुआ तो सिस्टम स्लो होने लगा, और सिस्टम स्लो ये अफोर्डेबल नहीं है। सिस्टम फास्ट होना चाहिए, क्योंकि हम तभी सिस्टम से काम लेते हैं जब वो तेजी से काम करे। स्लो काम करेगा तो उससे कोई काम नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो हार्डवेयर मैंने बताया था कि जितने भी हार्डवेयर होते हैं अपने अपने तरीके से काम करते हैं, कोई मैग्नेटिक है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, कोई इलेक्ट्रिकल है, अपने अपने वर्क से काम करता है, अपने अपने फॉर्मेट में देता है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा बर्डन है कि जितने डिवाइसेस आ रही हैं वो अपने अपने फॉर्मेट में आ रही हैं, उनको अपने अपने फॉर्मेट में डेटा चाहिए, तो ये सब भी मैनेज करना। तो ये सारी चीजें जो है प्रोसेसर को एक एक्स्ट्रा बर्डन